हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैंगो ब्रेन्स। दिस इज शुभा कौशिक और हम आ चुके हैं क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जी हाँ, आप सब जानते हैं कि भाई क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस कोड है जिसका 165, चैप्टर नंबर 11, द लास्ट चैप्टर ऑफ द इंटायर क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशन सब्जेक्ट। जी हाँ, इस पूरे सब्जेक्ट में इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स थे, इतने इंटरेस्टिंग चैप्टर्स थे कि भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा है ये पढ़ाने में। आप जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपको ये सारे के सारे चैप्टर्स कितने अमेजिंग लगे हैं। और भाई कैल्क सॉफ्टवेयर की तो क्या कहना, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको हमने 2 चैप्टर्स में ऑलरेडी बांटा हुआ है, चैप्टर नंबर 10 एंड चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर 11 जो कि बताता है स्प्रेडशीट टूल ओ कैल्क पार्ट 2 के बारे में। और इस एंटायर चैप्टर में भी हम कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर जो एडवांस फीचर्स हैं, जो एडवांस क्राइटेरियाज हैं, हम उनके बारे में बहुत ही अच्छे से यहां पर देख रहे हैं, धड़ाधड़ तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और मैं आपको बोल रही हूं कि मैं आपके लिए लेकर आती रहूंगी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस। और सिर्फ थ्योरी ही नहीं पढ़ना है, यह बात मैंने आपको पहले भी कही थी। सिर्फ थ्योरी ही देखने को नहीं मिलेगी आपको, मैं कराऊंगी आपको इन सारे के सारे टॉपिक्स पर अमेजिंग अमेजिंग क्वेश्चंस। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे लगता है कि बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और इसमें जितना हो सके उतना ज्यादा आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, उतना आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक रहेगा। तो चार्ट्स उनमें से एक ऐसा टॉपिक है। चार्ट्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। टाइप्स ऑफ चार्ट्स कि भाई कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं, तो एक बार देख लें क्या। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स इन कैल्क सॉफ्टवेयर? 10 टाइप्स ऑफ चार्ट्स। वैसे तो बहुत टाइप के चार्ट्स होते हैं, लेकिन मेजरली आपको 10 चार्ट्स के बारे में यहां पे पढ़ना है। सबसे पहला एरिया चार्ट, कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, एक्स वाई चार्ट, और कौन सा था हमारा? डोनट चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट। फिर कौन सा था? याद कराइए मुझे, क्योंकि मुझे तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, डोनट चार्ट था, एक्स वाई स्कैटर चार्ट था, फिर हमारा कॉलम एंड लाइन चार्ट भी था, फिर हमारा और कौन सा चार्ट था? स्टॉक चार्ट था। चलिए, स्टॉक चार्ट था। एक और चार्ट मिसिंग हो रहा है, कौन सा हो रहा है? डोनट चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, कॉलम एंड लाइन चार्ट, फिर था हमारा कौन सा चार्ट था? एक्स वाई लाइन चार्ट था हमारा। उसके बाद डोनट चार्ट था। लेट मी रिमाइंड इट वंस अगेन। डोनट चार्ट था, एक्स वाई स्कैटर चार्ट था, कॉलम एंड लाइन चार्ट था, और था हमारा स्टॉक चार्ट। और एक और चार्ट मिस हो रहा है भाई लोग। जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए कि वो कौन सा चार्ट है जो मैं भी मिस कर रही हूं। मुझे भी एकदम से याद नहीं आ रहा है, तो मैं जानना चाहती हूं आपसे उस चार्ट का नाम जो मैं भी मिस कर रही हूं, क्योंकि 10 चार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। तो भाई इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की शुरुआत करते हैं और बताते हैं हम सबको कि भाई चार्ट्स के बारे में ही नहीं, हम जानते हैं बहुत सारे कंपोनेंट्स को भी। एक चार्ट में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ये भी हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस क्लास की शुरुआत करने से पहले कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे ये जरूर बताना है कि वो कौन सा चार्ट है जो मैं भी मिस कर रही हूं। चलिए भाई, अगर मुझे याद आ गया बीच में तो मैं भी आपको बता दूंगी, या फिर इसको याद कर लेते हैं। डोनट चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, कॉलम एंड लाइन चार्ट, स्टॉक चार्ट, और एक और चार्ट कौन सा चार्ट था मुझे भी याद नहीं आ रहा है। जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे कि कौन सा चार्ट है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा। चलिए शुरुआत करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट। भाई कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं ये बात तो हम जान गए, लेकिन एक चार्ट को बनाने के पीछे, चाहे वो कोई भी चार्ट हो, XYZ कोई भी चार्ट हो वो आपका, एक चार्ट को बनाने के पीछे कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में जानना हमें जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। There are various components of a chart. ये बात हम सब जानते हैं। Figure shows the corresponding ranges series in a worksheet. भाई ये आपको दिख रहा है? भाई ये दिख रहा है? हाँ जी भाई, बता दूं ये डायग्राम दिख रहा है। इस डायग्राम में आपको देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो एक चार्ट में होते हैं, चाहे वो कोई भी चार्ट हो, चाहे वो आपका बार चार्ट हो, चाहे वो आपका कॉलम चार्ट हो, लाइन चार्ट हो, एरिया चार्ट हो, या कोई भी चार्ट हो। हर चार्ट आपके साथ एक बेसिक कंपोनेंट लेकर चलता ही चलता है। हर चार्ट में कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको हर चार्ट में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका चार्ट एरिया। सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है किसी भी चार्ट में वो होता है उसका चार्ट एरिया। चार्ट एरिया क्या कहलाता है? चार्ट एरिया मतलब अगर ये एक चार्ट है तो भाई सबसे पहले तो मुझे ये कौन बताएगा कि ये कौन सा चार्ट है? व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज दिस? क्योंकि भाई चार्ट्स पढ़ के आ गए हो,
चार्ट पढ़ने के बाद आप कंपोनेंट्स पढ़ रहे हो तो अब तो आइडेंटिफाई करना आप सबके लिए इजी हो जाना चाहिए कि भाई ये कौन सा चार्ट है। फटाफट से जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे व्हाट टाइप ऑफ चार्ट इज दिस, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो। और अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो भाई मैं समझती हूं कि इस वीडियो को पॉज कर दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल इस वीडियो को पॉज कर दीजिए, बिल्कुल स्टार्ट हमने किया हुआ है, आप बिल्कुल पॉज कर सकते हैं और वापस जाइए मेरे उस सेशन में जहां पे मैंने आपको चार्ट्स के बारे में बताया है। चलिए आइए, तो भाई ये कौन सा चार्ट है भाई लोग, कौन सा चार्ट है? जी हाँ, कौन सा चार्ट है? ऑफ कोर्स, वेरी गुड, दिस इज दी कॉलम चार्ट। कौन सा चार्ट है भाई? ये कॉलम चार्ट है। और जिसने कहा भाई बार चार्ट है, अगर जिसने कहा मैम ये बार चार्ट है तो फिर भाई बिल्कुल ये तो मतलब ब्लंडर ही हो गया। ये बार चार्ट है, इज दिस अ बार चार्ट? नहीं। अगर आपने बार चार्ट आंसर दिया है तो भाई मुझे ये चीज समझ आ गई है कि भाई कितने फोकस से आपने मेरी वीडियो को देखा है, ये बात मुझे समझ आ चुका है। तो भाई ये कौन सा चार्ट है? ये है आपका कॉलम चार्ट। कौन सा चार्ट है भाई लोग, कौन सा चार्ट है? ये आपका कॉलम चार्ट है। चलिए अब इस कॉलम चार्ट में सबसे पहले कंपोनेंट जिसकी हम बात करने वाले हैं उसका नाम है चार्ट एरिया। क्या कहलाता है एक चार्ट एरिया? वो जगह, ये पूरी की पूरी जगह जहां पे आप एक चार्ट बनाते हो, द स्पेस वेर यू क्रिएट एनी चार्ट, द स्पेस, द एरिया वेर यू क्रिएट एनी चार्ट इज कंसिडर्ड एज द चार्ट एरिया। ठीक है मैम। फिर आएगी बात चार्ट टाइटल की। भाई जिस भी चीज को लेके आप चार्ट बना रहे हो, जिस भी डेटा सीरीज पे आप चार्ट बना रहे हो, तो उस डेटा सीरीज का एक नाम तो होगा, होगा नहीं भाई? क्या बताएगा कि भाई ये चार्ट बना हुआ है, तो ये चार्ट एक्चुअली हमको बता क्या रहा है? सिर्फ ये बता रहा है कि भाई एपी लिमिटेड का 15,000 कुछ था, सीआर लिमिटेड का 36 या 37, या ये कह लीजिए इसको आपका 40,000 कुछ था। क्या था, क्या था भाई? सीआर लिमिटेड जो हमारी कंपनी है, सीआर लिमिटेड नाम की जो हमारे पास कैटेगरी दी हुई है, जो कि एक्स एक्सेस पे आपको देखने को मिल रही है, इसका 40,000 या कह लीजिए 40,000 का कुछ ना कुछ वैल्यू थी। पर क्या थी? तो भाई ये कौन बताएगा? ये बताएगा आपको चार्ट टाइटल, मतलब कि सेल्स बाय कंपनी। मतलब सीआर लिमिटेड नाम की कंपनी का, सीआर लिमिटेड नाम की कंपनी का ईयर 2012 में, ईयर 2012 में कितना का सेल था? कितने का सेल था? 40,000 का सेल था। और ये बात हमको कैसे पता चली? विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट टाइटल। ये चार्ट टाइटल ही है जिसने मुझे बताया कि भाई ईयर 2012 में सीआर लिमिटेड नाम की जो कंपनी है उसका सेल कितना था? 40,000 था कि नहीं था भाई? था कि नहीं था? तो भाई चार्ट टाइटल का होना भी बहुत जरूरी है। अगर चार्ट का टाइटल ही नहीं होगा तो हम चाहकर भी पूरे के पूरे चार्ट को इजीली डिकोड नहीं कर सकते। चलिए मैम आइए, फिर बात करने वाले हैं हम प्लॉट एरिया की विथ व्हाइट कलर। द होल स्पेस ऑफ द चार्ट, ये पूरा का पूरा स्पेस जो होता है ये कहलाता है आपका चार्ट एरिया, जहां पे आप एक्स एक्सिस पे वैल्यूज देते हो, वाई एक्सिस पे वैल्यूज देते हो, या फिर आप मोर प्रॉपर्ली कह लीजिए कि आप जहां पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कुछ कैटेगरीज देते हैं, क्योंकि हम यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? एक कॉलम चार्ट की। तो एक्स एक्सिस पे हम कोई कैटेगरीज देंगे, हॉरिजॉन्टली हम कोई कैटेगरीज देंगे, वर्टिकली हम कोई वैल्यूज देंगे, और वहां पे हम चार्ट बनाएंगे पूरा पूरा, चाहे वो कॉलम चार्ट हो चाहे वो बार चार्ट हो। तो भाई वो तो पूरा चार्ट एरिया कहलाता था, जहां पे ये सारी की सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, जहां पे ये सारी की सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है, चाहे एक्स एक्सिस हो, चाहे वाई एक्सिस हो, चाहे आपका चार्ट टाइटल हो, ये पूरा का पूरा एरिया आपका चार्ट क्या कहलाता है? चार्ट एरिया कहलाता है। और भाई इस चार्ट को दिया जाता है एक टाइटल जो बताता है कि ये चार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो भाई ये चार्ट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस कॉलम चार्ट, दिस कॉलम चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द सेल्स बाय द कंपनीज। अलग अलग कंपनीज के द्वारा किए गए सेल्स, ये वाला जो कॉलम चार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हर चार्ट पे एक चार्ट टाइटल देना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए आइए अब बात करेंगे प्लॉट एरिया की। भाई इस पूरे एरिया में, इस पूरे चार्ट एरिया में हम एक्स एक्सिस दे रहे हैं, वाई एक्सिस दे रहे हैं, अलग अलग हम यहाँ पे डायमेंशंस बना रहे हैं कि हर एक कॉलम किस किस ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब चीज तो हम चार्ट एरिया में देते हैं। अब इस चार्ट एरिया का वो वाला पोर्शन, इस चार्ट एरिया का वो वाला पोर्शन जहां पे आप एक्चुअल चार्ट को प्लॉट करते हो, जहां पे आप एक्चुअल चार्ट बनाते हो, चाहे वो कॉलम हो, चाहे बार हो, चाहे लाइन हो, चाहे एरिया हो, चाहे पाई हो, चाहे डोनट हो, कोई भी चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, किसी भी चार्ट का
किसी भी चार्ट का वो वाला एरिया जहां पे आप एक्चुअल चार्ट को प्लॉट करते हो, वो कौन सा एरिया कहलाता है? वो एरिया कहलाता है आपका प्लॉट एरिया। कौन सा एरिया? वो एरिया कहलाता है आपका प्लॉट एरिया जहां पे आप किसी भी चार्ट को एक्चुअली बनाते हो। दैट इज द प्लॉट एरिया। देख लीजिए, प्लॉट एरिया विथ व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर का जो बैकग्राउंड में दिख रहा है ना, ये आपका प्लॉट एरिया है। ठीक है मैम, आइए अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई? ये कहलाती है ग्रिड लाइंस। किसी भी वैल्यू तक किसी भी चार्ट को दिखाना। ये दिख रही है लाइंस, ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये कहलाती हैं आपकी ग्रिड लाइंस। इसी ग्रिड लाइन पे आप किसी भी चार्ट को प्लॉट करते हो। इसी ही ग्रिड लाइन पे आप किसी भी चार्ट को प्लॉट करते हो। भाई ये ग्रिड लाइंस नहीं होंगी तो हम किसी भी कॉलम चार्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? देखिए जरा, देखो अब देखो जो वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं, क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं? 15,000, 25,000, 35,000, 45,000, ये सारी की सारी वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है मैम, अब मैं अगर यहाँ से किसी भी ईयर का कोई भी एक कॉलम, क्योंकि ये एक कॉलम चार्ट है, मैंने कोई भी कॉलम यहाँ से उठाया, आप समझना 35 तक जा रहा है, तो भाई यहाँ पे अगर मैं ये ग्रिड लाइन नहीं भी बनाऊं, ये जो लाइन जा रही है, अगर मैं ये ग्रिड लाइन नहीं भी बनाऊं और सिंपली मैं इसको यहाँ से ले जाऊं, और इसके जस्ट सामने लाकर ऐसे रख दूं 35,000 के, तो मुझे ये ग्रिड लाइन बनाने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मतलब मैं अपने चार्ट को ऐसे भी बना सकती हूँ, मतलब ये दिया हुआ है कितना? ये दिया हुआ है आपका 35 के, और ये दिया हुआ है आपका एपी लिमिटेड। ठीक है भैया, ईयर कौन सी बात हो रही है? ईयर मैं बात कर रही हूँ 2011 की। किसकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ ईयर 2011 की। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इस एंटायर चार्ट में ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको, ये वाली लाइंस, इन लाइंस की हमको जरूरत ही ना पड़े। क्यों जरूरत ना पड़े? क्योंकि अगर मुझे कॉलम चार्ट बनाना है, भाई एपी लिमिटेड नाम की जो हमारी कंपनी थी, उसने ईयर 2011 में 35,000 का सेल किया। ठीक है मैम, तो क्या करूंगी मैं यहां से लेके जाऊंगी और 35,000 के जस्ट सामने लाकर इसको ऐसे रख दूंगी। मैंने भी कॉलम बना दिया, सिंपली 35,000 के मैं जस्ट सामने लेके गई, मुझे लाइन बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जो वैल्यूज प्लॉट की हैं, उसी एग्जैक्ट वैल्यू पे अगर मेरा कोई भी सेल हो रहा हो, तो वो तो बिना ग्रिड के भी यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन जो वैल्यूज मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट की हैं, वर्टिकली जो मैंने वैल्यूज पे प्लॉट की हैं, अगर उस एग्जैक्ट वैल्यू पे अगर मेरा कोई भी सेल नहीं आ रहा है, उसके आगे या पीछे कोई सेल आ रहा है, तो उसको रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और ऐसी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए ही ग्रिड लाइंस का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। देखिए, आइए देखिए इस चीज को। अब मैं बात करूं सीआर लिमिटेड की। चलो भाई, सीआर लिमिटेड की बात करते हैं, ईयर 2010 की। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ईयर 2010 की। आइए भाई, सीआर लिमिटेड का ईयर 2010 में देखिए आप 25,000 से ऊपर है, ये 25,000 की ग्रिड लाइन जा रही है। अब अगर मैं ये ग्रिड लाइन ना बनाऊं, समझो 25,000 से ऊपर है, देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ये 25,000 से ऊपर है। ठीक, अगर मैं ये 25,000 की ग्रिड लाइन ना बनाऊं, सिंपली इसको ऐसे लिखा रहने दूं, तो मैं सपोज करो अगर मैं ये ग्रिड लाइन नहीं बनाती, तो 25,000 कितनी जगह ले रहा है? इतनी जगह ले रहा है। तो आप क्या सपोज करते कि भाई ये जो दिया हुआ है, ये भी 35,000 के इक्वली तो है, जा तो रहा है साथ में, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हाँ या ना? इसलिए भाई ग्रिड लाइन बनाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ग्रिड लाइन ही है जो बताता है कि भाई आपका जो सेल्स है या आपकी जो वैल्यू है, वो जो हमारी प्लॉटेड वैल्यू है उससे थोड़ी सी ज्यादा है या उससे थोड़ी सी कम है, क्योंकि ग्रिड लाइन ही ये रिप्रेजेंट करेगा। अब क्लियर हुआ ग्रिड लाइन? अगर आपको ग्रिड लाइन अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, आप सबको पता है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए और बताइए मुझे कि ग्रिड लाइन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। चलिए भाई, क्लियर हुआ? चलो आ जाओ भाई। अब भाई कम से कम ये ग्रिड लाइन बनी हुई है 25,000 की, तो भाई सीआर लिमिटेड का ईयर 2010 का हम डेटा देख के ये तो समझ पा रहे हैं कि भाई इसका जो सेल हुआ है वो 25,000 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रिड लाइन वी आर एबल टू मैप दिस थिंग।
अगर ये ग्रिड लाइन 25,000 की नहीं जा रही होती तो हम ये चीज बिल्कुल नहीं लगा पाते पता कि भाई जो इसका सेल हुआ है वो 25,000 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। कितना हुआ होगा भाई, कितना हुआ होगा? अब भाई 25,000 और 35,000, आ जाओ भाई कैसे निकालते हैं। 25,000 दिया हुआ है और नेक्स्ट दिया हुआ है वैल्यू मुझे 35,000। अब देख रहे हो इन दोनों के बीच में एक बहुत ही लाइट सी ग्रिड लाइन जा रही है। ये जा रही है ये वाली, जो बेसिकली इस पूरे के पूरे एरिया को दो इक्वल हाफ्स में तोड़ रही है। देखो जरा ध्यान से, इक्वल ऊपर रहेगा, इक्वल उतना ही हाफ इसने नीचे तोड़ दिया। मतलब कि 25,000 और 35,000 का मिडिल, इन दोनों का बीच वाली वैल्यू क्या होगी? 25,000 और 35,000 की भाई क्या होगी भाई? 30,000 होगी कि नहीं होगी भाई लोग, जल्दी बता दो, होगी कि नहीं होगी? 30 के 35 से 5 गया 30, आपका कितना 25 है ना, 25 से 5 गया 30 और 30 से फिर नेक्स्ट 5 गया आपका 35। तो भाई 35 और 25 के बीच में बिल्कुल मिडिल में क्या लाई करेगा? 30,000। करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी चाहिए कमेंट सेक्शन में। अगर ये चीज क्लियर ना हुआ हो तो मैं आपको ये चीज फिर से क्लियर करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। भाई 25 से उठे 30 आया और फिर 30 के जस्ट बाद जो आएंगे 5 के वो आपके क्या होंगे? 35,000। तो 25,000 और 35,000 का जो बिल्कुल बीच का नंबर है वो क्या है आपका? 30,000। तो ये जो पतली सी आपको ग्रिड लाइन दिख रही थी ना ये वाली, ये 30,000 को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है मैम। तो भाई हम बात कर रहे थे सीआर लिमिटेड की, भाई हमने सीआर लिमिटेड की बात की। ठीक है, सीआर लिमिटेड की जो 2010 की वैल्यू थी वो 25,000 से ज्यादा थी। अब समझो 25,000 से ज्यादा थी लेकिन 30,000 से कम है। तो क्या मान सकते हैं हम? 27 या 28,000 में से कुछ मान सकते हैं। क्लियर हुआ? तो मतलब इससे हमने क्या डिकोड किया? इससे हमने क्या डिकोड किया कि भाई हमने क्या डिकोड किया कि सीआर लिमिटेड का ईयर 2010 में, ईयर 2010 में भाई कौन से साल में? ईयर 2010 में जो सेल हुआ वो कितने का हुआ भाई? कितने का सेल हुआ भाई? कितने का हुआ देख लीजिए। कितना? 25,000 तो होगा नहीं, 25,000 से थोड़ा सा ऊपर है लेकिन 30,000 से थोड़ा सा नीचे है। तो कितना मान लेंगे हम कितना मान लेंगे भाई? कितना मान लेंगे? जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बता दो। कितना? 27 के या फिर 28 के, इनमें से कोई भी हम मान सकते हैं। क्लियर हुआ? मतलब कि सीआर लिमिटेड की ईयर 2010 में जो सेल हुई है वो 27,000 से लेकर 28,000 तक के बीच में हुई है। क्लियर हुआ? 30 से कम और 25 से ज्यादा। तो भाई ये रोल होता है एक ग्रिड लाइन का किसी भी चार्ट के अंदर। अगर आप ये ग्रिड लाइंस नहीं बनाते हो तो एग्जैक्ट वैल्यू पाने में या एग्जैक्ट वैल्यू एस्टिमेट करने में, स्पेक्यूलेट करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होता है। क्लियर हुआ? चलो आ जाओ, आइए भाई अब बात करेंगे लेजेंड्स की। किसकी बात करेंगे भाई? लेजेंड्स। भाई नाम ही बता रहा है, लेजेंड्स जो बताता है कि आप इस एंटायर चार्ट के अंदर किस किस चीज के लिए, किस किस डेटा सीरीज के लिए जो वैल्यूज हैं वो प्लॉट कर रहे हैं। भाई 2010 बताएगा क्या कि ये 2010 का है। ये वाला जो बार है रेड वाला वो बताएगा 2011 का, और जो ग्रीन वाला बार है वो बताएगा 2012 ईयर का। क्लियर हो गया? तो भाई ये कहलाते हैं आपके लेजेंड्स जो बताते हैं कि इस एंटायर चार्ट के अंदर आप जो भी चार्ट बना रहे हो, चाहे आप कॉलम चार्ट बना रहे हो, चाहे बार, चाहे लाइन, कोई भी, अलग अलग लेजेंड्स अलग अलग ईयर्स या अलग अलग कैटेगरीज को यहाँ पे बिलोंग करते हैं। ये चीज हमको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ती है। क्लियर? चलो अब बात कंपनी नेम्स की। ये कंपनी नेम्स जो आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो कंपनी नेम्स आपको देखने को मिल रहे हैं क्या है भाई? ये है हमारी कैटेगरीज। क्या है भाई? कैटेगरीज, जो कि एक कॉलम चार्ट के अंदर, ये है हमारी कैटेगरीज जो कि एक कॉलम चार्ट के अंदर हमेशा एक्स एक्सिस पर ही प्लॉट की जाती हैं। किस पे भाई? हॉरिजॉन्टली ही हम इनको प्लॉट करते हैं भाई। कहाँ प्लॉट करते हैं? हम इनको हॉरिजॉन्टली ही प्लॉट करते हैं। आ जाओ अलग अलग कंपनीज के नाम जो आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी नेम्स जो कि हमारी कैटेगरीज हैं जिनको हम हमेशा एक्स एक्सिस पर ही प्लॉट करते हैं। कौन कौन सी कंपनीज हैं इस चार्ट के अंदर? एपी लिमिटेड, सीआर लिमिटेड, पी लिमिटेड एंड एसेंस कॉर्पोरेशन। चलो अब आ जाओ। अब देखो ये है आपकी वाई एक्सिस, ये बात तो हम सब जानते हैं। ठीक है, ये है आपकी कौन सी एक्सिस? ये वाई एक्सिस है। तो भाई ये अगर वाई एक्सिस है तो ये है आपकी कौन सी? ये होगी आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है मैम, ये आपकी एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब भाई एक्स एक्सिस का टाइटल कि भाई एक्स एक्सिस पे जो कैटेगरीज दी हुई हैं, देखो जरा, ये है आपका चार्ट का टाइटल। समझना बात, समझो बात, ये है आपका चार्ट टाइटल। ठीक,
ये है आपका एक्स एक्सिस का टाइटल, कि मतलब एक्स एक्सिस पे जो कैटेगरीज दी हुई हैं, जरूरी है हर बार एक कंपनी का नाम दिया हो, कुछ फ्रूट्स के नाम भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द डेटा गिवन बाय द यूजर इन अ कैल्क सॉफ्टवेयर। कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर यूजर किस तरीके का डेटा देता है सेल्स के अंदर, उस पर डिपेंड होकर ये प्लॉटिंग होती है, चाहे कोई भी चार्ट हो। क्लियर? चलिए, तो एक्स एक्सिस पे किन किन चीजों को हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं उसका नाम, कि मतलब एक्स एक्सिस पे जो कैटेगरीज आपको देखने को मिल रही हैं ये कंपनी का नाम है, ये है आपका एक्स एक्सिस टाइटल। तो भाई एक्स एक्सिस पे अगर जो कैटेगरीज दी हुई हैं अगर उनका टाइटल हो सकता है, तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज दी हुई हैं उनका भी तो टाइटल होगा, कि भाई ये अगर कंपनी के नाम है तो ये इनकी नंबर ऑफ सेल्स हैं, ये है आपकी वाई एक्सिस, तो ये है आपका वाई एक्सिस टाइटल। क्लियर? इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई है तो बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे कि ये वाला चार्ट जो मैंने अलग अलग आपको चार्ट में कंपोनेंट्स बताए हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। क्योंकि अब हमें बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इसका एक रीड देना है। हर एक कंपोनेंट को मैं बस यहाँ पे आपको रीड करके बताऊंगी, समझाऊंगी, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आपको हर एक कंपोनेंट, एक चार्ट के अंदर बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। एक चार्ट का एक चार्ट एरिया होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी चार्ट हो। एक चार्ट का एक चार्ट टाइटल होगा, चाहे वो कोई भी चार्ट हो। एक चार्ट में एक अलग से प्लॉट एरिया होगा, चाहे वहां पे आप कॉलम चार्ट प्लॉट कर रहे हो, चाहे बार चार्ट कर रहे हो, चाहे एरिया, चाहे लाइन, चाहे डॉट, डोनट, या डॉट नहीं डोनट, कोई भी चार्ट आप प्लॉट करते हैं उसका एक प्लॉट एरिया होता है। क्लियर? उसके बाद होती हैं उसकी कुछ ग्रिड लाइंस, फिर होते हैं उसके लेजेंड्स, फिर होते हैं उसके कंपनी नेम्स, फिर होते हैं उसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस टाइटल एंड वाई एक्सिस टाइटल। ये सारे के सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आपको हर एक चार्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे एंड मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लियर? चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं। देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट. Figure shows the corresponding ranges and series in the worksheet. The chart shown is entirely based upon worksheet. देख लो भाई, ये वर्कशीट बनी हुई है, ये हमने वर्कशीट दी हुई है। इस वर्कशीट के बेसिस पर मैंने क्या बनाया है, ये वाला चार्ट बना दिया है। तो भाई चार्ट के कंपोनेंट्स तो यहाँ हमने देख लिए। अब इस पर्टिकुलर वर्कशीट में जो मैंने डेटा दिया हुआ है उसको किस तरीके से एनालाइज किया जा रहा है, और एनालाइज करने के बाद इस चार्ट के रूप में उसको फॉर्मुलेट और रिप्रेजेंट किया जा रहा है बाय द कैल्क सॉफ्टवेयर। अब ये भी देख लें। चलिए आइए देखिए इसको। ये मेरी वर्कशीट थी, ठीक है मैम, ये हमारी वर्कशीट है। ओके, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कितनी 4 कैटेगरीज है। इतना हमें समझ आ गया कि इनको हम एक्स एक्सिस पे करने वाले हैं। आ जाओ, और ये दिया हुआ है क्या, ये दिए हुए हैं मुझे लेजेंड्स। ठीक है, ये दिए हुए हैं मुझे लेजेंड्स, ये मेरी कैटेगरीज हैं, ये मेरी कैटेगरीज हैं। आ जाओ, ये मेरी क्या है, एक्स एक्सिस के लेबल्स हैं, ये जो दिए हुए हैं ये एक्स एक्सिस के लेबल्स हैं। ये है क्या, ये है मेरा चार्ट टाइटल। देख लो भाई, ये क्या है, ये है हमारा चार्ट टाइटल। ठीक है मैम, ओके, ये है मेरा चार्ट टाइटल। ओके, उसके बाद मुझे दिए हुए हैं लेजेंड्स। क्या दिए हुए हैं, लेजेंड्स 2010, 2011, 2012, ये मेरे लेजेंड्स हैं। और उसके बाद दिए हुए हैं मुझे वैल्यूज। क्या दी हुई है, ये दिए हुए हैं मुझे वैल्यूज। अब भाई वैल्यूज कहां से दी हुई हैं, देखो, पहली डेटा सीरीज 2010 की, सेकेंड डेटा सीरीज 2011 की, एंड थर्ड डेटा सीरीज 2012 की। अब ये प्लॉट कैसे होते हैं, कैसे एक चार्ट इन सारी की सारी डेटा सीरीज को देखता है और प्लॉट करता है किसी भी चार्ट में, चलिए देखते हैं। आइए अब इसको ध्यान से देखना। पहला लेजेंड 2010, ठीक, पहले लेजेंड का सबसे छोटा वैल्यू वो देखेगा, उसने देख लिया। इस पूरे एंटायर में टेबल में, इस पूरे एंटायर कॉलम में से सबसे छोटी वैल्यू देखी और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखी। ठीक है, फिर वो आएगा आपके लेजेंड नंबर 2 पे। क्लियर? अब लेजेंड नंबर 2 पे आएगा तो वो ये देखेगा कि लेजेंड नंबर 2 में जो सबसे छोटी वैल्यू है, लेजेंड नंबर 2 में जो सबसे छोटी वैल्यू है, उसका जो सबसे छोटी वैल्यू है वो लेजेंड नंबर 1 से छोटी है या नहीं। अगर छोटी है तो उसको कंसिडर कर लिया जाएगा एज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। समझो क्या करा इसने, इसने पहले क्या देखा, 2010। 2010 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिली, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मिली, और सबसे लार्ज वैल्यू कौन सी मिली। चलिए देखिए, सबसे छोटी वैल्यू उसको मिली है कितनी, कितनी मिली है भाई, 20,000। ओके, कैसे प्लॉट करता है, कैसे वैल्यूज को प्लॉट करता है, वाई एक्सिस पे एक कॉलम चार्ट में। ठीक है, आइए, सबसे बड़ी वैल्यू क्या मिली इसको, 30,000।
ठीक है, फिर ये किस पे जंप किया, फिर ये जंप किया आपके 2011 पे। किस पे जंप किया भाई, ये जंप किया 2011 पे। अब 2011 में सबसे छोटी वैल्यू पहले देखने की कोशिश करेगा कि इस पूरे कॉलम में, इस पूरी सेकंड डेटा सीरीज में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। आओ भाई, 35, 45, 30 एंड 25, मतलब इसको मिल गया 25। इसको क्या मिला, इसको मिला 25। अब ये क्या करेगा, 2010 में जो सबसे छोटी वैल्यू थी कौन सी थी, 20,000, उस 20,000 से इस सेकंड डेटा सीरीज की सबसे छोटी वैल्यू को कंपेयर कराएगा। क्या कराएगा कि अगर 25 छोटा होता 20 से, अगर ऐसा होता, हम ये बात जानते हैं कि क्या भाई एक बात बता दो, क्या 25 छोटा होता है 20 से, जल्दी बता दो, हाँ या ना भाई, हाँ या ना। क्या जो 25 है वो छोटा है 20 से? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। 25 हमेशा बड़ा होता है 20 से, नेगेटिव है नहीं, पॉजिटिव इंटीजर है। तो भाई इसने क्या किया, इसने कहा कि भाई 2011 में सबसे छोटी वैल्यू उसको 25,000 मिल रही है और 25,000 जो है वो 20,000 से छोटी तो है नहीं। तो भाई सबसे छोटी वैल्यू अभी भी कौन सी है, अभी भी है वो 20,000। कौन सी है, देखो ध्यान से देखो इस चीज को, ध्यान से देखो इस चीज को। इसने क्या किया, इसने पहले क्या किया, एग्जामिन किया। क्या किया, एग्जामिन किया पहली डेटा सीरीज को। पहली डेटा सीरीज को एग्जामिन करने के बाद इसने निकाली छोटी वैल्यू एंड लार्जेस्ट वैल्यू इन द सिंगल डेटा सीरीज। फिर ये जंप किया सेकंड लेजेंड पे। सेकंड लेजेंड दैट इज 2011। सेकंड लेजेंड पे इसने जंप किया और सेकंड लेजेंड पे जंप करने के बाद इसने देखी इसकी सबसे छोटी वैल्यू 25,000, और इस लेजेंड की सबसे छोटी वैल्यू को इसने पहले लेजेंड की सबसे छोटी वैल्यू से कंपेयर कराया। अगर ये 25,000 इस 20,000 से छोटा होता, इन केस मान लिया, होता नहीं है, अज्यूम कर लो कि 25,000 इज लेसर देन द 20,000। अज्यूम कर लो, अज्यूम करने में क्या जाता है, होता नहीं है, लेकिन अज्यूम करने में क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्या किया हमने, अज्यूम कर लिया, तो यही जो स्मॉल वैल्यू है वो 20,000 से हटके 25,000 हो जाती। मतलब आपकी जो प्लॉटिंग है ना, जो आपकी प्लॉटिंग है वो 25,000 से शुरू होती, ना कि 20,000 से। आप समझना ये क्यों स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। लेकिन ये सिनेरियो तो है नहीं, 25,000 20,000 से छोटा तो है नहीं, तो छोटी वैल्यू अभी भी हमारे पास कौन सी रही, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू रही है 20,000। ठीक है, आ जाओ, ओके आ जाओ। अब क्या किया, अब इसने इस एंटायर डेटा सीरीज में लार्जेस्ट वैल्यू देखने की कोशिश की। इसने कहा 45,000, ठीक है भाई, 45,000 देखने को मिल गया है, ठीक है। और 45,000 30,000 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। तो भाई 30,000 ना होके अब ये हो गया आपका 45,000। क्लियर हुआ। तो अब जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू थी, जो कि 30,000 अभी तक चल रही थी, वो अब 45,000 हो चुकी है। ठीक है मैम, आओ अब ये जंप करेगा किस पे, अब ये जंप करेगा ईयर 2012 पे। किस पे जंप करेगा, ये जंप करेगा ईयर 2012 पे। थर्ड जो हमारा लेजेंड है उस पे जंप करेगा और इस एंटायर सीरीज में वो स्मॉलेस्ट वैल्यू देखने की कोशिश करेगा। स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, 42, 40, 45, 48, 40,000। और क्या 40,000, क्या 40,000 20,000 से छोटा है, नहीं है ना, बड़ा ही है। तो भाई इसने क्या किया, अभी भी हमारी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 20,000 ही रही, और उसके साथ साथ इसने देखा इसमें लार्जेस्ट वैल्यू। भाई लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, 48,000 है कि नहीं है भैया, एंटायर सीरीज में है कि नहीं, देख लो भाई 48,000। तो भाई 48,000 क्या 45,000 से बड़ा है, हाँ जी मैम, 48,000 45,000 से बड़ा है। क्या है भाई, बड़ा है। तो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी हुई, 48,000। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास कौन सी निकल के आ गई है, स्मॉलेस्ट वैल्यू आ गई है 20,000 और लार्जेस्ट वैल्यू आ गई है आपकी 48,000। लेकिन मैम जो आप ये चार्ट दिखा रहे हो इसमें तो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, लार्जेस्ट देखने को मिल रही है 45 और स्मॉलेस्ट देखने को मिल रही है 15,000। तो भाई इसको भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये स्मॉल और लार्ज का सिनेरियो समझ आया है कि नहीं। चलिए जल्दी से बताइए। ओके भाई, तो क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, जल्दी से बता दो भाई। अभी तक बता दिया होगा मुझे पूरी उम्मीद है। भाई हमारे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, फोकस स्टूडेंट्स हैं। भाई पहले ही स्लाइड में मैम इतना सारा एक्सप्लेन कर रहे हो, क्योंकि यही एक्सप्लेन करना जरूरी है। डायग्रामेटिक तरीके से जितना अच्छे से आप कंपोनेंट्स को समझेंगे, डायग्रामेटिक तरीके से जितने अच्छे से आप चार्ट के रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे, उतने ही अच्छी तरीके से चार्ट आपके अंदर उतरने वाला है। मतलब कि अगर एग्जाम में चार्ट को लेके क्वेश्चन आ गया तो भाई मुझे इतना यकीन है कि आपने अगर मैग्नेट ब्रेन से और स्पेसिफिकली अगर मुझसे पढ़ा हुआ है चार्ट के बारे में, तो आप चार्ट को बिल्कुल ढूंढने वाले हो।
डरना नहीं है भैया चार्ट से। मैं आपको क्वेश्चंस ही इतने कराने वाली हूं कि आप चार्ट से इस तरीके से फेमिलियर हो जाएंगे कि आपके क्वेश्चन पेपर में अगर चार्ट का क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले सारे क्वेश्चंस छोड़ के आप चार्ट का क्वेश्चन जरूर सॉल्व करोगे, इतना कॉन्फिडेंस मुझे जरूर है। तो भाई आ जाओ, हम बात कर रहे थे किसकी, स्मॉलर वैल्यू की, और बात कर रहे थे हम, और बात चल रही थी हमारी लार्जर वैल्यू की। तो भाई क्या निकली हमारी स्मॉलर वैल्यू इस पर्टिकुलर डेटा सीरीज के लिए, क्या निकली है 20,000 और लार्जर वैल्यू क्या निकली है, लार्जर वैल्यू हमारे पास निकली है 48,000। तो भाई प्लॉटिंग देख लें, प्लॉटिंग देख लें, प्लॉटिंग इन्होंने कैसे किया है चलिए देखें। भाई जब भी वैल्यूज को प्लॉट करते हो ना, जब भी वैल्यूज को प्लॉट करते हो तो उस पूरी प्लॉटिंग में एक सिंगल पैटर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक सिंगल पैटर्न होना चाहिए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, कॉलम चार्ट की। भाई देख रहे हो 15,000 प्लस 10,000 25,000, 25,000 प्लस 10,000 35,000, 35,000 प्लस 10,000 45,000 हो रहा है। मतलब 15 कितना, 15 25 35 45 ऐसे चल रहा है, मतलब 10-10 हजार का सब में डिफरेंस चल रहा है। तो भाई जब भी वाई एक्सिस में आप कोई भी वैल्यू प्लॉट करते हो उन सारी वैल्यूज के बीच में एक सिंगल पैटर्न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये चीज बिल्कुल मस्ट है। सारी वैल्यूज के बीच में, सारी वैल्यूज के बीच में एक सिंगल पैटर्न मस्ट फॉलो, ऑल द वैल्यूज मस्ट फॉलो क्या फॉलो करना चाहिए भाई लोग, क्या फॉलो करना चाहिए, एक सिंगल पैटर्न, एक सिंगल पैटर्न इनको फॉलो करना चाहिए, फॉलो अप पैटर्न, एक सिंगल पैटर्न इनको फॉलो करना चाहिए। भाई क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे, इस वाले चार्ट में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है कि भाई हर एक वैल्यू के बीच में 10,000 का डिफरेंस है। क्या है, हर एक वैल्यू के बीच में 10,000 का डिफरेंस है, ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। लेकिन मैम आपने जो हमारे यहाँ पे वैल्यूज निकाली है, स्मॉलर वैल्यू निकाला है आपने 20,000 और बिगर वैल्यू निकाला है आपने 48,000। बात मैं जानती हूँ, आई नो दिस थिंग, कोई टेंशन की बात नहीं है। भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको 10,000 के फिगर में किया। हम चाहें तो इसको अलग तरीके से भी प्लॉट कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको स्मॉलर वैल्यू और लार्जर वैल्यू यहां पे दिखाने की कोशिश की है। चलिए आ जाओ, करके देख लें क्या, चलिए मैम करके देख ही लेते हैं। जब कर रहे हैं तो अच्छे से ही करेंगे भाई, जरूरी है कि जो हमको डायग्राम दिखे हम उसी को आंख बंद करके उसी तरीके से ले लें, नहीं। आपने 10,000 का यहाँ पे पैटर्न रखा है, हम कोई और पैटर्न भी रख सकते हैं। तो भाई हमारी स्मॉलर वैल्यू कौन सी थी, कौन सी थी हमारी स्मॉलर वैल्यू, स्मॉल वैल्यू क्या थी हमारी, एंड लार्ज वैल्यू क्या थी हमारी, देख लें क्या, देख लें भाई। स्मॉल वैल्यू थी हमारी 20,000 भाई, क्या थी भाई 20,000 थी, और लार्जर वैल्यू क्या थी भाई, क्या थी लार्जर वैल्यू, लार्जर वैल्यू थी आपकी 48,000। ठीक है, तो भाई उन्होंने जो प्लॉटिंग किया है वो 10,000 के डिफरेंस से किया है, और स्मॉलर वैल्यू कौन सी है हमारी 20,000। ये बात तो कोई नहीं नकार सकता। तो उन्होंने क्या किया, 20,000 से स्टार्ट ना करते हुए उससे 5,000 कम स्टार्ट कर दिया, कोई समस्या नहीं है। 15,000 से स्टार्ट किया, 45,000 तक लेकर चले। मतलब किसी ना किसी तरीके से इस स्मॉल वैल्यू को और इस लार्ज वैल्यू को, दोनों ही वैल्यूज को प्लॉट करके दिखाया जरूर है, बिल्कुल दिखाया है। लेकिन अगर उन्होंने 15,000 से स्टार्ट भी किया था और लेकर भी गए थे वो उस पूरी इंटायर रेंज को 45,000 तक भी, तब भी इस इंटायर सिनारियो में 20,000 और 48,000 को उन्होंने इनकम्पनसेट किया है, अच्छे से प्लॉट करके भी दिखाया है। देखें क्या, चलिए देखो, देखो इस चीज को 20,000 भी दिखा दिया, देखो 20,000 भी दिखा दिया, यह है 20 के, ठीक 20 के भी दिखा दिया, आ जाओ ये 20 के है, और इन्होंने 48 भी दिखा दिया। देख लो 45 से थोड़ा ऊपर क्या होगा, लास्ट जो आएगा कितना आएगा, ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 50 के, ठीक। तो 45 और 50 के बीच में 48 ही तो आता है, देख लो आया। तो 20 भी दिखा दिया और 48 भी दिखा दिया, क्लियर हुआ। तो चाहे इन्होंने ये वाला पैटर्न ही क्यों ना लिया हो, दोनों ही पैटर्न्स में आप स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे जो 20 के थी और यहाँ पे जो हमारी लार्ज वैल्यू है दैट इज 48 के। आ जाओ भाई, अब मैं इसको अलग तरीके से आपको प्लॉट करके दिखा रही हूँ। तरीके दोनों ही ठीक हैं, जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने किया है वही आप करें, और जरूरी नहीं है कि जो आपने किया है वो वही करें। आप ऐसे भी करके आएंगे तब भी, आप अगर ऐसे भी करके आएंगे तब भी आपका आंसर जो होगा वो करेक्ट ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा, करेक्ट ही माना जाएगा। भाई 4 या 5 कंपनीज थी हमारी, 4 कंपनीज थी हमारी,
स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपकी 20,000। आ जाओ भाई, लेके चल रहे हैं। मैं बिल्कुल 20K से लेके चल रही हूँ भाई, 20K से लेके चलना है और जाना है 48। कहाँ तक जाना है भाई? 48 तक जाना है। तो भैया मैंने क्या किया? मैंने किया 20K, फिर किया मैंने 30K, फिर किया मैंने 40K और फिर कर लिया मैंने 50K। आ जाओ, मैंने भी 10-10K का यहाँ पे डिफरेंस लिया हुआ है। कितने कितने के का? 10K का। देखो 10-10K का यहाँ पे डिफरेंस लिया हुआ है मैंने भी। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? देख लो, 20, 30, 40, 50, 10-10K का भाई यहाँ पे डिफरेंस है। 10-10K का डिफरेंस चल रहा है भाई लोग, 10-10K का। ठीक है मैम, मान लिया। अब भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी? स्मॉलेस्ट वैल्यू थी आपकी 20K। और भैया कॉलम चार्ट बन रहा था, तो ये हमारा जो है 20K, या ग्रिड लाइंस बना लें भाई। जब ग्रिड लाइंस के बारे में बात चली रही है तो ग्रिड लाइन भी बना ही लेते हैं, क्या समस्या है? ग्रिड लाइंस बना लेते हैं भाई, इजी पड़ेगा हमको, इजी पीजी पढ़ने वाला है भाई लोग। आ जाओ, ठीक है। तो भाई आ जाओ, देखते हैं इसको। आइए मैम देख लेते हैं। चलिए, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी थी? एपी की। किसकी थी भाई? एपी लिमिटेड की थी, एपी पॉलीमर, एपेक्स पॉलीमर लिमिटेड की थी। आ जाओ, एपी लिमिटेड की यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है वो यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है। तो भाई सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ईयर 2010 के लिए, ईयर 2010 के लिए था आपका 20,000। तो भाई 20,000 कैसे रिप्रेजेंट होगा? 20,000 आपका ऐसे रिप्रेजेंट होगा भैया, इसी ग्रिड पे आएगा और ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा। और हाईएस्ट वैल्यू क्या जा रही थी? 48,000। मैं हर एक वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि इससे ना हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा खिंच जाएगा। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि मैम वीडियो को ज़्यादा लंबा मत खींचिए, मत खींचिए, मत खींचिए। तो भाई हम आपके लिए वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, मैं बस आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू और जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसी को प्लॉट करके यहाँ पे दिखाने वाली हूँ, क्योंकि वो आपके लिए ईजी पड़ेगा, क्योंकि बाकी की वैल्यूज आप ऑटोमेटिकली खुद भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। चलिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू है आपकी 20K और लार्जेस्ट वैल्यू क्या जा रही थी? लार्जेस्ट वैल्यू क्या जा रही थी भाई? क्या जा रही थी? लार्जेस्ट वैल्यू है आपकी 48,000। किसकी है 48,000 लार्जेस्ट वैल्यू? किसकी है 48,000? ये है आपकी ईयर 2012 में SNCO कंपनी की, SN कोऑपरेशन की लार्जेस्ट वैल्यू 48,000 जा रही थी। आइए भाई, ईयर 2012 के लिए जा रही थी भाई। तो ये अगर है, लेजेंड बना लो भाई, भाई लोग लेजेंड बना लो। लेजेंड बन गया भाई। ये है आपका कौन सा? आ जाओ, ये मैं 3 लेजेंड्स यहाँ पे बना रही हूँ। आई एम क्रिएटिंग 3 लेजेंड्स ओवर हियर। 3 लेजेंड्स मैं यहाँ पे बना रही हूँ और आई होप कि ये लेजेंड्स आपको यहाँ पे क्लियर होंगे, अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे। चलो आ जाओ, 2010, 2011 एंड 2012। तो भाई स्मॉलेस्ट जो वैल्यू है उसको व्हाइट में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज फॉर द ईयर 2010। ईयर 2010 के लिए एपी लिमिटेड कंपनी की जो सेल प्राइस थी, स्मॉलेस्ट सेल प्राइस जो रही है वो रही है आपकी 20,000। आ जाओ भाई, अब मुझे रिप्रेजेंट करनी है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट रिप्रेजेंट करनी है, लार्जेस्ट किस ईयर में आ रहा है? 2012 में आ रहा है। 2012 में SNCO के लिए, SNCO कंपनी के लिए जो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी कितनी? वो आ रही है भैया कितनी? कितनी आ रही है भाई? 48। अब देखो 40K और 50K, देखना 40K और 50K। तो भाई 48 कहीं यहाँ पे लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा 48, करेगा कि नहीं करेगा? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए भाई। 48 कहीं यहाँ लाई करेगा? तो भाई 48 कैसे रिप्रेजेंट होगा भाई? 48 होगा आपका कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट। किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा भाई लोग? इस तरीके से। ये है आपका 48,000। पूरा 50 भी नहीं हुआ भाई, है कि नहीं है? तो भाई यहां पे आपको पता चलता है ग्रिड लाइन का यूज। ग्रिड लाइन इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है किसी भी चार्ट के अंदर? मैंने क्या किया, एपी लिमिटेड के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू बता दी, दैट इज 20K, और SNCO कंपनी का ईयर 2012 के लिए जो लार्जेस्ट वैल्यू थी दैट इज 48,000, वो भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी है। देख लो भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई? 48,000 ये था आपका 48K। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ?
तो भाई मतलब सीधा सीधा कहने का ये है कि जरूरी नहीं है कि जो वैल्यूज यहाँ पे आपकी प्लॉट करी गई हो आप वही पैटर्न इस्तेमाल करें, आप कोई भी पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्होंने 15,000 से शुरुआत की, मैंने 20,000 से ही शुरुआत कर दी, ये 45,000 तक लेके गए, मैं 50,000 तक लेके गई। तो भाई आप कुछ भी पैटर्न डाल सकते हो। बस याद रखने वाली चीज ये है कि जो आपके एंटायर वर्कशीट में जो डेटा वैल्यूज हैं उसकी सबसे छोटी वैल्यू और उसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू, आप चाहे वाई एक्सिस पे कोई भी पैटर्न इस्तेमाल करें, कैसी भी वैल्यूज को प्लॉट करें, कोई भी वैल्यूज किसी भी पर्टिकुलर पैटर्न में लिखें, लेकिन स्मॉलेस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू किसी भी वर्कशीट की, वो दोनों ही वैल्यूज उस पूरे पैटर्न में कवर होना चाहिए। क्लियर? क्लियर? चलिए आइए, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं, बस एक बार क्विक रीड दे देते हैं हम इसको। द फॉलोइंग लाइंस टॉक अबाउट दीज कंपोनेंट्स वन बाय वन। एक्स एक्सिस क्या होता है? दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जैसे कि हम सब जानते हैं एक्स एक्सिस कहलाता है किसी भी चार्ट के अंदर एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसको हम कैटेगरी एक्सिस भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्यों हम एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, और इसको हम कैटेगरी एक्सिस भी कह देते हैं। क्यों? बिकॉज इट शोज द, क्या शो करता है भाई लोग, क्या शो करता है? बिल्कुल सही समझा, बिल्कुल सही बताया भाई, बच्चे होशियार हो गए। इट शोज द कैटेगरीज, क्योंकि इस एक्सिस पे आप कैटेगरीज को लिस्ट करते हो, जैसे कि हमारा एपी लिमिटेड, एस&को, जितनी भी एक कंपनीज थी ये क्या थी, ये हमारी कैटेगरीज होती थी, और एक्स एक्सिस पे हम इन कैटेगरीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई ऐसा चार्ट जहां पे एक्स एक्सिस, जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, और इस एक्सिस को हम कैटेगरी एक्सिस भी कह देते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉलम चार्ट, क्योंकि इस एक्सिस के ऊपर हम कैटेगरीज को लिस्ट करते हैं। क्लियर? चलिए आइए वाई एक्सिस पे। दिस इज द वर्टिकल एक्सिस। भाई जब एक्स एक्सिस आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो वाई एक्सिस आपका ऑटोमैटिकली वर्टिकल एक्सिस कहलाता है। और भाई जब एक्स एक्सिस को देख लो, भाई एक्स एक्सिस को आप जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस कह रहे हो तो इसको आप कैटेगरी एक्सिस भी कहते हो। क्यों? क्योंकि आप इस पे कैटेगरीज को लिस्ट आउट करते हो। ठीक है मैम, मान ली बात। तो भाई वाई एक्सिस है उसको आप वर्टिकल एक्सिस कहते हो, और वर्टिकल एक्सिस के साथ साथ आप इसको कहते हो वैल्यू एक्सिस भी। भाई ये जो कैटेगरी एक्सिस और ये वैल्यू एक्सिस का सिनेरियो है ना, ये कॉलम चार्ट के लिए है। किसके लिए है? कॉलम चार्ट के लिए। मतलब अगर ये कह दूं मैं अगर ये कह दूं मैं कि एक्स एक्सिस हो, कि भाई एक्स एक्सिस है और है आपका कौन सा एक्सिस भाई, और है आपका वाई एक्सिस। भाई दोनों ही एक्सिस को आप क्या क्या बुलाते हो? इसको बुलाते हो आप हॉरिजॉन्टल, ये तो यथासत्य बात है भाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी। और इसको क्या बुलाते हो? इसको बुलाते हो आप वर्टिकल एक्सिस। चलिए मैम ये बात भी हमने आपकी मानी कि भाई इसको हम हॉरिजॉन्टल बुलाते हैं तो इसको हम वर्टिकल एक्सिस बुला लेते हैं। ठीक है मैम। भाई ये तो चीज सिनेरियो ठीक है, ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि एक्स एक्सिस को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहते हैं, चाहे कोई भी चार्ट रहेगा सॉरी, चाहे कोई भी चार्ट रहेगा, चाहे वो कॉलम हो, चाहे वो आपका बार हो, चाहे आपका एरिया हो, या हो आपका लाइन चार्ट। पाई चार्ट और डोनट चार्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई का कोई सिनेरियो ही नहीं रहता है। पाई में एंड डोनट में पूरा सर्कल पे काम होता है, डिग्रीज पे काम होता है। वो भी हम आगे देखने वाले हैं क्वेश्चंस में कि कैसे एक पाई चार्ट और डोनट चार्ट में हम सेंट्रल डिग्री भी निकालते हैं। ये सब हम देखने वाले हैं, डोंट वरी। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ ऐसे चार्ट्स जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रखते हैं। एक्स एक्सिस हमेशा एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाएगा, वाई एक्सिस हमेशा एक वर्टिकल एक्सिस कहलाएगा। लेकिन अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक चार्ट की बात करूं, अगर मैं यहां पे बात करती हूं अगर मैं यहां पे बात करती हूं कॉलम चार्ट की, किसकी बात करती हूं? मैं यहां पे बात करती हूं कॉलम, बताओ सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है मैं यहां पे बात करती हूं कॉलम चार्ट की। आइए फाइनली सेलेक्ट हो गया भाई। अगर मैं यहां पे कॉलम चार्ट की बात कर रही हूं, देखिए अगर मैं यहां पे कॉलम चार्ट की बात कर रही हूं तो कॉलम चार्ट के सिनेरियो में ये जो एक्स एक्सिस है जिसको हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी कहते हैं, इस कॉलम चार्ट में यही एक्स एक्सिस आपका कैटेगरी एक्सिस भी बन जाता है। क्या बन जाता है?
कैटेगरी एक्सिस भी बन जाता है। और यही अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं जिसको हम वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, और कॉलम चार्ट में यही वाई एक्सिस आपका क्या बनता है भाई, क्या बनता है भाई, यही वाई एक्सिस आपका बन जाता है, क्या बनता है, वैल्यू एक्सिस। कौन सा एक्सिस भाई, कौन सा एक्सिस, वैल्यू एक्सिस। क्या भाई, वैल्यू एक्सिस। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलम चार्ट की बात हो रही है, बार चार्ट में भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बार चार्ट क्या होता है, जस्ट रिवर्स होता है किसका, कॉलम चार्ट का। क्या होता है कि भाई जो कैटेगरी एक्सिस है वो हो जाएगा अब आपका वाई, और जो आपका वैल्यू एक्सिस है वो हो जाएगा आपका एक्स, मतलब इंटरचेंज हो जाता है। इन केस ऑफ बार चार्ट, अगर मैं बार चार्ट की बात कर दूंगी ना, अगर मैं बार चार्ट की बात कर दूंगी तो बार चार्ट के सिनारियो में ना ये हो जाएगा इंटरचेंज, और ये हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा कि बार चार्ट में जो आपका एक्स एक्सिस है ये बन जाएगा वैल्यू एक्सिस, क्योंकि बार होते हैं एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आ जाती हैं, और आपका वाई एक्सिस बन जाएगा कैटेगरी एक्सिस। किसके सिनारियो में, बार चार्ट के सिनारियो में। तो भाई इसका मतलब ये हुआ, ये चीज़ मैंने आपको क्यों बताई है, ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि इस चीज़ को लेके आपको क्वेश्चन पेपर में या एग्जामिनेशन में बहुत कंफ्यूज किया जाने वाला है। जी हाँ, कि भाई कैटेगरी एक्सिस कौन सी होती है, वैल्यू एक्सिस कौन सी होती है। कोई भी एक्सिस, चाहे वो एक्स एक्सिस हो चाहे वो वाई एक्सिस हो, लाइफ टाइम एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो कहलाएगी, लेकिन लाइफ टाइम एक्स एक्सिस हमेशा कैटेगरी एक्सिस कहलाए ये बात जरूरी नहीं। तो मतलब एक्स एक्सिस हमेशा हॉरिजॉन्टल एक्सिस कहलाएगी, ये बात तो सत्य है, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। और भाई वाई एक्सिस हमेशा एक वर्टिकल एक्सिस कहलाएगी, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन एक्स एक्सिस हमेशा कैटेगरी एक्सिस कहलाए, जरूरी नहीं। और वाई एक्सिस हमेशा वैल्यू एक्सिस कहलाए, बिल्कुल नहीं। ये केस और ये सिनारियो सिर्फ और सिर्फ कुछ चार्ट्स में ही होता है, जैसे कि आपका कॉलम चार्ट। बार चार्ट में ये सिनारियो ऑटोमेटिकली आपका रिवर्स हो जाता है। तो भाई चार्ट को देखते हुए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को आप नेम दोगे। अगर कॉलम चार्ट आपको दिया गया होगा सामने, तब आप कह पाओगे कि एक्स एक्सिस एक कैटेगरी एक्सिस भी है और वाई एक्सिस आपका एक वैल्यू एक्सिस भी है। लेकिन सामने दिया हुआ हो आपको बार चार्ट और फिर आपसे पूछा जाए कि क्या एक्स एक्सिस एक कैटेगरी एक्सिस है, तो भाई कंफ्यूज नहीं होना है, फॉल्स लगा के आना है, नो लिख के आना है। क्लियर हो गई बात, ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि यही एक मेजर डिफरेंस होता है कॉलम चार्ट और बार चार्ट के अंदर। क्लियर, चलिए आइए सॉरी, आ जाओ। Y axis is the vertical axis known as the value axis in majorly cases. The x and y axis divide the xy plane into 4 quadrants. क्या कहना चाहते हैं इस लाइन से कि भाई क्या कहना चाहते हैं कि ये जो x और y एक्सिस होती है ना, ये जो हमारी x और y एक्सिस होती है, ये पूरे के पूरे एक्स वाई प्लेन को, किसको भाई, ये पूरे के पूरे एक्स वाई प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट्स में तोड़ती हैं। किस में तोड़ती हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में तोड़ती हैं। तो इससे इनका क्या मतलब हुआ, ये चीज क्लियर हो गई है। मुझे पहले ये बता दो, थम्स अप दे दो भाई, थम्स अप दे दीजिए मुझे कॉलम यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। भाई अगर ये चीज क्लियर हो गई है तो बिल्कुल बता दो, अगर क्लियर नहीं हुई है तो बिल्कुल जाइए कमेंट सेक्शन में और अपने कमेंट्स को वहां पे पोस्ट कीजिए, क्योंकि आपकी चीजें क्लियर होना सबसे पहले आता है। अगर आपको चीज क्लियर नहीं है तो यहाँ पे पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। यू शुड बी क्लियर टू वट एवर यू आर स्टार्टिंग। ओके, तो भाई जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और बता दीजिए इसी बात पे कि ये चीज क्लियर है, क्योंकि मैं इसको हटाने वाली हूं। आ जाओ भाई, ये होता है पूरा आपका कौन सा प्लेन, ये कौन सा प्लेन होता है, ये होता है आपका एक्स वाई प्लेन। क्या है ये आपका एक्स वाई प्लेन है। आपने मैथमेटिक्स में इस चीज को जरूर देखा होगा, बिल्कुल देखा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से आप बहुत अच्छे से भली भांति परिचित हो। लाइन सीरीज पढ़ी है, नंबर सीरीज पढ़ी है। नंबर सीरीज पढ़ने के बाद या कुछ हमारे एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को जब प्लॉट करना होता है तो हम अपनी लाइन सीरीज को या नंबर सीरीज को इस एक्स वाई प्लेन पे भी प्लॉट करते हैं। नंबर सीरीज को भी हम इस एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करते हैं, याद करो नंबर सीरीज में। ठीक है भाई, तो इससे तो बहुत पुराना हमारा ताल्लुक है, नई चीज है नहीं ये बिल्कुल भी। तो भाई ये है आपकी पूरी की पूरी एक्स एक्सिस पूरी, और ये वर्टिकल है तो ये है आपकी वाई एक्सिस। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। ये पूरी आपकी एक्स एक्सिस है और ये पूरी आपकी वाई एक्सिस है, और इसमें भी इतना जो पोर्शन होता है एक्स का वो लेता है पॉजिटिव इंटीजर्स, और एक्स का जो ये वाला पोर्शन है, या फिर ये देख लो, ये होता है आपका ओरिजिन। क्या होता है, ये होता है आपका जीरो। क्या होता है, जीरो, जहां पे दोनों एक्स की वैल्यू, जहां पे दोनों एक्स की वैल्यू
और y की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या होती है 0,0, क्या होती है भाई लोग 0,0 होता है, x भी यहाँ पे 0 होता है, y भी यहाँ पे 0 होता है। तो भाई 0 के राइट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी, अब x एक्सिस पे 0 के राइट हैंड साइड पे, मतलब इस 0 के इस साइड पे अब जितनी भी वैल्यूज आएंगी x एक्सिस पे, वो सारी की सारी यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाली हैं। ठीक है मैम, आ जाओ अब इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे, इस 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी x एक्सिस पे, वो सारी की सारी कैसी होंगी, वो सारी की सारी कैसी होने वाली है भाई, कैसी होने वाली है, वो सारी की सारी यहाँ पे नेगेटिव होने वाली है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्लियर हुआ? तो भाई एक्स एक्सिस का 0 पॉइंट से राइट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी एक्स एक्सिस पे, वो सब पॉजिटिव होंगी और लेफ्ट में जो आएंगी वो नेगेटिव होंगी। ये बात हम सब जानते हैं। ठीक है भाई, आ जाओ 0 से अपर चले जाओ। 0 से अगर अपर जाओगे, 0 से अगर अपर जाओगे तो भाई अपर में अगर आप जाते हो, अपर अगर आप जाते हो वाई एक्सिस में, तो यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज आपकी कैसी होंगी भाई, कैसी होंगी, पॉजिटिव आएंगी अगर अपर जाते हो। और 0 से अगर बॉटम में जाते हो, 0 से अगर आप बॉटम में जाते हो तो सारी वैल्यूज इस वाई एक्सिस पे कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। होंगी कि नहीं होंगी भाई, देख लो होंगी कि नहीं होंगी। 0 से अपर गए वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या होगा, सारी की सारी इस वाई एक्सिस पे जितनी भी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, आपकी पॉजिटिव होंगी। नीचे आओगे तो नेगेटिव होंगी। तो मतलब हुआ क्या, इस पूरे एक्स वाई प्लेन को आपने 4 कोऑर्डिनेट्स में तोड़ दिया है। कैसा कोऑर्डिनेट, कैसा कोऑर्डिनेट, यहां पे पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा प्लॉटिंग हमेशा कैसी होती है, एक्स कॉमा वाई, क्या होती है प्लॉटिंग हमेशा कैसी होती है, एक्स कॉमा वाई। मतलब द एक्स वाई एक्सिस, ये जो एक्स वाई एक्सिस होती हैं ये डिवाइड करती है, ये एक्स वाई एक्सिस जो होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिवाइड करती है पूरे के पूरे एक्स वाई प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट्स में। दिख रहा है, कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3 एंड कोऑर्डिनेट 4। कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स है भाई, कौन कौन से हैं, देख लो इसको, कौन कौन से हैं, कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3 एंड कोऑर्डिनेट 4। क्लियर? तो यही बताया गया है कि भाई ये जो एक्स एंड वाई एक्सिस होती हैं ये पूरे पूरे एक्स वाई प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट्स में तोड़ती हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। तो भाई साइन भी लिख ले इसका, इसको क्यों छोड़ें, साइन भी लिख लेते हैं। बढ़िया अच्छा से रिवीजन हो गया है हम लोगों का मैथ्स का। आइए भाई, क्या होगा, एक्स कॉमा वाई में रिप्रेजेंट होगा तो कितना होगा, माइनस कॉमा प्लस, प्लस कॉमा प्लस। यहां पे एक्स भी प्लस है, वाई भी प्लस है। फिर आइए यहाँ पे x कॉमा वाई में हमें रिप्रेजेंट करना है, किस में रिप्रेजेंट करना है, x कॉमा वाई में। x इसमें नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। आओ x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो भाई 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो भाई एक एक्स वाई प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट्स में तोड़ने का काम जिनका होता है वो होता है आपके एक्स और वाई एक्सिस का काम। किसका काम भाई, किसका काम होगा, ये काम होगा आपके एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का। चीज क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हो गई है। ये बिल्कुल मैथमेटिक्स का आपका पोर्शन था जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने मैथ्स में। इजी तरीके से हमने यहाँ पे इसको फिर से रिवाइज कर लिया है। और अगर आपको कोई भी डाउट था इस पूरे प्लॉटिंग में तो मेरे ख्याल से मैथ्स के अंदर तो ये चीज आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो भाई अब तो लाइन सीरीज अच्छे से प्लॉट हो जाएगी कि नहीं। चलो अब बात करेंगे हम डेटा सीरीज के बारे में। दिस इज द सेट ऑफ वैल्यूज। क्या कहलाता है डेटा सीरीज, क्या कहलाता है भाई, डेटा सीरीज कहलाती है सेट ऑफ वैल्यूज। दिस इज द सेट ऑफ वैल्यूज यू वांट टू प्लॉट इन द चार्ट। वो वैल्यूज का सेट जो आप एक चार्ट के अंदर प्लॉट करना चाहते हो वो कहलाता है आपका डेटा सीरीज। देख लीजिए ये क्या है, ये अलग अलग आपको डेटा सीरीज देखने को मिल रही हैं। देखो फर्स्ट डेटा सीरीज, सेकंड डेटा सीरीज, थर्ड डेटा सीरीज। मतलब वो वैल्यूज जो आप अपने चार्ट पे प्लॉट करना चाहते हो वो सारी की सारी वैल्यूज, इंटायर वैल्यूज साथ में मिलकर एक सिंगल सेट बनाती हैं एंड दैट सिंगल सेट इज नोन एज द डेटा सीरीज। क्लियर, क्लियर हुआ। अब अगर कोई पूछता है क्या होता है एक डेटा सीरीज, सीधा बोलना सेट ऑफ वैल्यूज विच आर यूज्ड टू बी plotted on a chart or the set of values which you want to plot in a chart, that is a data series. उन सारी वैल्यूज के एक सिंगल सेट को हम एक डेटा सीरीज कहते हैं। चलिए आइए,
चार्ट एरिया हम सब पढ़ चुके हैं भैया, अच्छे से एक्सप्लेन हो चुका है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। द टोटल रीजन सराउंडिंग द चार्ट, वो पूरा का पूरा रीजन जहां पे एक एक्स एक्सिस भी आता है, वाई एक्सिस भी आता है, लेजेंड्स भी आते हैं, टाइटल्स भी आते हैं, चाहे चार्ट टाइटल हो, चाहे आपका एक्स एक्सिस टाइटल हो या हो आपका वाई एक्सिस टाइटल, वो पूरा का पूरा एरिया जहां पे आप पूरे चार्ट को बनाते हो, लेजेंड्स भी देते हो, वो कहलाता है आपका चार्ट एरिया। तो भाई एक चार्ट एरिया को हम समझ गए, एक चार्ट एरिया के अंदर वो वाला एरिया जहां पे एक्चुअल चार्ट बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जहां पे प्लॉटिंग होती है, वो कहलाता है आपका प्लॉट एरिया। देख लो, दिस इज द एरिया ऑफ अ चार्ट, ये वो एरिया होता है चार्ट का इन विच योर डेटा इज प्लॉटेड, ऐसा एरिया पूरे चार्ट एरिया के अंदर। याद रखना एक बात बिल्कुल ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो प्लॉट एरिया होता है ना, ये जो प्लॉट एरिया होता है, ये चार्ट एरिया के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ये चार्ट एरिया के अंदर आता है। कोई भी पूछ ले भाई, बिल्कुल बता देना, धड़ाधड़ तरीके से बता देना कि भाई चार्ट एरिया के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है भाई? चार्ट एरिया के अंदर ही आता है आपका प्लॉट एरिया। बात सही है कि नहीं है? चार्ट एरिया में जहां पे आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेजेंड्स, टाइटल सब दिखते हैं, वहीं इसी चार्ट एरिया के अंदर एक प्लॉट एरिया आता है जहां पे एक्चुअल चार्ट आप बनाते हो, चाहे वो आप कॉलम के चार्ट बनाएं, चाहे बार चार्ट बनाएं, या बनाएं आप लाइन चार्ट। क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ भाई, ये चीज अब क्लियर हो गई है। तो भाई प्लॉट एरिया इज द एरिया ऑफ अ चार्ट इन विच योर डेटा इज प्लॉटेड। द प्लॉट एरिया इज बाउंडेड बाय एक्सिस इन अ 2D चार्ट। आप अपने प्लॉट एरिया को 2D एक्सिस, मतलब कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से हमेशा प्लॉट करते हैं। आप चाहें तो इसको 3D में भी यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द हाइट, जो हम आगे देखने वाले हैं। हमने बार चार्ट में वेरिएशंस पढ़े थे, कॉलम चार्ट में वेरिएशंस पढ़े थे, 3D कॉलम चार्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था आपका 3D बार चार्ट, और हमने स्टैक्ड चार्ट्स भी पढ़े थे। कॉलम का भी स्टैक्ड चार्ट है जहां पे एक सिंगल कॉलम में आप तीनों ईयर्स की चीजों को रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, और हमने स्टैक्ड बार चार्ट भी पढ़ा था। ये सब हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए आइए फिर, चार्ट टाइटल क्या होता है? दिस इज द डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। क्या है ये? एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है जो एम करता है इन हेल्पिंग यूजर आइडेंटिटी sorry, the descriptive text aimed at helping user identify the chart। वो चार्ट या वो पर्टिकुलर टेक्स्ट जो आपको अलाउ करता है ये जानने के लिए कि भाई चार्ट तो बना हुआ है, लेकिन ये चार्ट किस चीज का डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज के बारे में डेटा दे रहा है, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसके लिए आप एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज द चार्ट टाइटल। क्या बताता है एक चार्ट टाइटल? चार्ट टाइटल बताता है द डेटा, द पर्टिकुलर चार्ट, द डेटा, द सेल्स और एनीथिंग दैट चार्ट इज रिप्रेजेंटिंग। किस चीज के बारे में एक चार्ट, एक डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीज आपको मिलती है चार्ट टाइटल के अंदर। क्लियर हुआ भाई? चलिए चलो अब आते हैं, बात करते हैं हम एक्सेस टाइटल्स की। कैसी भाई? एक्सेस टाइटल बताया था कि नहीं बताया था? एक्स एक्सिस पे जो चीज प्लॉट हुई है उसका टाइटल, वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज प्लॉट हुई है उसका टाइटल। भाई हमने चार्ट देखा था कि एक्स एक्सिस पे बहुत सारी कंपनीज की चीजें दी हुई थी, कंपनीज का नाम दिया हुआ था, कंपनीज को एज अ कैटेगरी दिया हुआ था। तो इसलिए ये बताना कि एक्स एक्सिस पे जो भी चीज प्लॉट हो रही है वो एक्चुअल में है क्या, उस टाइटल को बोला जाता है एक्स एक्सिस टाइटल। और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज प्लॉट हो रही थी कॉलम चार्ट के अंदर, वो वैल्यूज एक्चुअल में एक कंपनी की क्या चीज को रिप्रेजेंट करती हैं? तो हम जानते हैं कि वो एक कंपनी के सेल्स को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रही थी सेल्स ऑफ अ कंपनी, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपका वाई एक्सिस टाइटल। आइए भाई, दीज आर द टाइटल्स गिवन टू 3 एक्सेस। कौन कौन सी एक्सेस? एक्स एक्सेस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कब आता है? जेड एक्सिस कब आता है? जब हम एक 3D चार्ट की बात करते हैं। पढ़ा था कॉलम चार्ट के अंदर कि हम एक 3D चार्ट भी बना सकते हैं, और जब हम 3D चार्ट बनाते हैं तभी जो हमारा ये जो जेड एक्सिस है वो काम में आता है। नहीं तो अभी तक हमारे जितने भी चार्ट्स हमने बनाए हैं वो हमेशा हमने एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे ही बनाए हैं। वो सारे के सारे चार्ट्स आपके 2D चार्ट कहलाते हैं, 2 डायमेंशन चार्ट, क्योंकि उसमें केवल 2 डायमेंशंस हैं, एक्स डायमेंशन एंड वाई डायमेंशन। लेकिन जहां पे आप बनाते हो एक 3 डायमेंशन चार्ट, दैट इज 3 डायमेंशन चार्ट, 3D चार्ट, तो वहां पे एक और एक्सिस जुड़ जाती है जिसका नाम है जेड एक्सिस। क्लियर हुआ? चलिए आइए बात करते हैं लेजेंड की। हम सब जानते हैं एक चार्ट के अंदर, एक सिंगल चार्ट के अंदर आप
किस डेटा को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ये बताता है आपका लेजेंड। जी हाँ, चलिए देखें, आइए। द लेजेंड्स हेल्प यू आइडेंटिफाई वेरियस प्लॉटेड डेटा सीरीज। एक चार्ट के अंदर आप जो अलग अलग डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो, उस हर एक डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करने में जो भी चीजें आप यूज कर रहे हो, जैसे कि हमने ईयर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज किया था, अलग अलग कलर के कॉलम्स किए थे। अलग अलग कलर के कॉलम्स अलग अलग एरियाज को बता रहा था। तो ये अलग अलग जो हमारे कलर के कॉलम्स हैं, अलग अलग कलर, डिफरेंट डिफरेंट कलर, डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स, डिफरेंट कलर, डिफरेंट ईयर। एक ईयर अलग कलर का है, दूसरा ईयर अलग कलर का है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट डेटा सीरीज को एक सिंगल चार्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लेजेंड्स का इस्तेमाल करते हैं। आ जाइए, द लेजेंड्स हेल्प यू आइडेंटिफाई various plotted data series. Each series can be uniquely identified by assigning a unique color और पैटर्न। हर सीरीज को लेजेंड क्या बोलता है, लेजेंड बोलता है कि आप हर एक सीरीज को, 3 सीरीज थी, 2010, 2011 एंड 2012, हर सीरीज को या तो एक अलग पैटर्न दे दो, या उन सीरीज में अगर मैंने एक कॉलम चार्ट बनाया है तो हर एक कॉलम जो अलग अलग डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, एक कॉलम एक डेटा सीरीज को किसी अदर कलर में रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि हमने यहां पे करके देखा था। एवरी डेटा सीरीज, ईच सीरीज कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय असाइनिंग अ यूनिक कलर। आप हर एक डेटा सीरीज को अलग अलग कलर या अलग अलग पैटर्न देके उस पर्टिकुलर सीरीज को इंटायर चार्ट के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए आइए, दिस यूनिक कलर और पैटर्न विच आइडेंटिफाइज अ डेटा सीरीज इज नोन एज अ लेजेंड। यही जो आपका यूनिक कलर है, यही जो आपका यूनिक आपका पैटर्न है, यही कहलाता है जो किसी भी एक डेटा सीरीज को, अगर एक्स डेटा सीरीज है एक चार्ट के अंदर, तो उन एक्स डेटा सीरीज में से अपनी एक डेटा सीरीज को जो यूनिकली आइडेंटिफाई करा दे, वो है उसका लेजेंड। और ये जो लेजेंड है वो उस पर्टिकुलर डेटा सीरीज को डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स देके ही यूनिकली आइडेंटिफाई कराता है इन द एंटायर चार्ट। क्लियर हुआ? चलो भाई, ग्रिड लाइंस। भाई ग्रिड लाइन पे तो इतना हम डिस्कशन कर चुके हैं जिसकी कोई बात ही नहीं। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं? ग्रिड लाइंस वो होती हैं जहां पे आप अपनी डेटा वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। आइए, दीज आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं, वर्टिकल भी हो सकती हैं। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस देखी हैं। ऐसे ऐसे बना रहे थे, ऐसे ऐसे वैल्यूज को अच्छे से प्लॉट कराने के लिए कॉलम चार्ट में। तो हम ऐसे ऐसे डेटा वैल्यूज के आगे वाई पे, जो वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज प्लॉटेड थी, उन सब के आगे मैं एक ग्रिड लाइन बनाती जा रही थी और उस ग्रिड लाइन पर ही मैं अपनी डेटा वैल्यूज को प्लॉट करती जा रही थी। तो ये जो ग्रिड लाइन है, ये आपकी कैसी हो सकती है? ये आपकी हॉरिजॉन्टल तो हो ही सकती है, एज वेल एज ये आपकी वर्टिकल भी हो सकती है। भाई वर्टिकल भी हो सकती हैं। These are the horizontal and vertical lines in the plot area. The grid lines are inserted in the chart to enhance its readability. बिल्कुल सही बात है भाई, सत्य वचन है। एक पर्टिकुलर चार्ट की रीडेबिलिटी को अच्छे से एनहांस करने के लिए कि भाई अगर मुझे चार्ट दिया जाए, तो चार्ट मुझे दिया गया था, उस चार्ट में ग्रिड लाइंस ही थी जिनकी हेल्प से मैं डेटा वैल्यूज को यहाँ पे अच्छे से समझ पा रही थी कि भाई किसी भी कंपनी का इस ईयर का जो डेटा है, अगर वो एक्चुअल डेटा वैल्यू पे नहीं आया तो किस पे आया है, मैं ग्रिड लाइन की हेल्प से ही एस्टिमेट कर पा रही थी, स्पेक्यूलेट कर पा रही थी किसी भी एग्जैक्ट डेटा वैल्यू को। क्लियर हुआ? चलिए आइए, आ जाओ भाई। तो ग्रिड लाइंस आर इंसर्टेड इन द चार्ट टू एनहांस इट्स रीडेबिलिटी। बिल्कुल सही बात है। बात करेंगे अब हम डेटा लेबल की। अब क्या होता है एक डेटा लेबल? आइए, दिस इज अ लेबल दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा मार्कर which represents a single data item or value coming from a worksheet cell. क्या होता है एक डेटा लेबल? ये लेबल जो होता है ये प्रोवाइड करता है एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा मार्कर। मतलब कि देखें क्या, आ जाओ भाई, डेटा लेबल क्या होता है? आ जाओ भाई, कहाँ है हमारा डेटा लेबल? कहीं दिख रहा है हमारा डेटा लेबल? देखो, कहीं भी दिख रहा है हमको डेटा लेबल? देखिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ 2D चार्ट, सेल्स बाय कंपनी, कंपनी नेम्स, लेजेंड्स। यहां देखिए, मतलब यहां पे मुझे कहीं पर भी डेटा लेबल नहीं दिख रहा है। किसने कहा? दिख रहा है? यही है क्या डेटा लेबल? बताओ। नहीं, ये आपके वाई एक्सिस लेबल्स हैं।
जो कैटेगरीज जो आपकी वाई एक्स एक्सिस पे सॉरी एक्स एक्सिस लेबल्स हैं वो कैटेगरीज वो कंपनी के नाम जो एक्स एक्सिस पे प्लॉट होने वाले हैं। तो भाई इस एंटायर चार्ट में मुझे डेटा लेबल तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो होता क्या है एक डेटा लेबल, चलिए बताते हैं। आइए भाई बताते हैं क्या होता है एक डेटा लेबल। डेटा लेबल होता है एक ऐसा लेबल जो आपको नॉर्मल चार्ट्स में देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ, डेटा लेबल प्रोवाइड करता है किसी भी चार्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन। कैसे, चलिए देखें। अ लेबल दैट प्रोवाइड्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ डेटा मार्कर। डेटा मार्कर क्या है, जो वैल्यूज हम मार्क कर रहे हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे वैल्यूज दे रहे हैं, कैटेगरीज दे रहे हैं, और किसी भी चार्ट की हेल्प से मैं कॉलम हुआ, बार हुआ, लाइन हुआ, जो मैं वैल्यूज मार्क कर रही हूं वो कहलाते हैं आपके डेटा मार्कर। तो इन डेटा मार्कर्स के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे वो कहलाता है आपका डेटा लेबल। आइए, which represents a single data item or value coming from a worksheet cell। डेटा लेबल बताता है कि एक वर्कशीट के एक सेल के अंदर से जो एक सिंगल डेटा वैल्यू आ रहा है वो किस तरीके से आपके चार्ट में प्लॉट किया गया है। अगर आपको इस पूरे के पूरे डायग्राम में डेटा लेबल नहीं भी दिया हुआ है तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं, मैं आपको कराने वाली हूं क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी उन सारे के सारे क्वेश्चंस में आपका डेटा लेबल का जो ये डाउट अराइज हो रहा होगा उसको भी क्लियर कर दूंगी। क्योंकि डायग्राम में हमको नहीं दिया हुआ था, हमको बहुत ही सिंपल डायग्राम दिया हुआ था, तो डेटा लेबल यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन चिंता न की, मैं आपको कराने वाली हूँ बहुत सारे एक्साइटिंग क्वेश्चंस। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है भाई, मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ चार्ट्स के ऊपर बहुत सारे एक्साइटिंग क्वेश्चंस, बहुत जल्द मिलने वाले हैं। तो अपनी सांसें थाम के रखो और सीट बेल्ट को अच्छे से बकल अप करके रखो, क्योंकि मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चंस भी। आपकी बुक्स में चार्ट्स को लेके क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। जी हाँ, क्लास 9 कंप्यूटर एप्लीकेशंस आप खोल के देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 11 के पीछे चार्ट्स पे जो एक्साइटिंग क्वेश्चंस होने चाहिए थे वो क्वेश्चंस मैंने देखे कि वो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग चार्ट्स क्वेश्चंस लेकर आऊं, क्योंकि एग्जाम में उन पे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। अच्छे मार्क का क्वेश्चन आएगा, 4-5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे। एक आपको चार्ट दिया होगा, उससे एसोसिएटेड 3 या 4 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिए 3-4 मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, बिल्कुल फिक्स्ड है भाई। तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी बहुत सारे क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस पे हम डेटा लेबल को भी वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन कर लेंगे भाई। क्लियर हुआ? तो भाई ये जो हमारा सेशन था दैट वाज कंपोनेंट्स ऑफ अ चार्ट, आज यहां पर खत्म होता है। चार्ट्स के टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, और चार्ट्स के टाइप्स की जब मैंने शुरुआत की थी इस सेशन की, तो इस सेशन की शुरुआत में मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था, याद आ रहा है भाई? कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं? 9 टाइप के चार्ट्स तो हम बता चुके थे। लास्ट टाइप का चार्ट जो मुझे भी याद नहीं आ रहा था, आपने बता दिया होगा कमेंट सेक्शन में, ये मुझे उम्मीद है थोड़ी सी। और अगर नहीं बताया है अभी तक तो भैया जाइए कमेंट सेक्शन में और बताइए कि भाई 9 चार्ट जो थे वो मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई 9 चार्ट्स थे। लास्ट चार्ट बट रहा था, कौन कौन से चार्ट बताए थे मैंने बताया था एरिया चार्ट, बार चार्ट, कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डोनट चार्ट, एक्स वाई चार्ट, स्टॉक चार्ट और कॉलम एंड लाइन चार्ट। और एक चार्ट और बच रहा था, कौन सा चार्ट है भाई? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब ने इसका आंसर दिया होगा, तो भाई जाते जाते उसका आंसर मैं भी दे जाती हूं भाई, नेट चार्ट। सॉरी, कौन सा चार्ट है? नेट चार्ट। जी हाँ, नेट चार्ट हमारा रह गया था भाई। स्पाइडर जैसा कोई चार्ट दिख रहा था, नेट चार्ट, जिसको हम स्पाइडर चार्ट भी कहते हैं, ग्रिड चार्ट भी कहते हैं, और एक और नाम है उस चार्ट का। तो भाई ये क्वेश्चन के साथ मैं आज का सेशन एंड करती हूं। क्या नाम होता है एक नेट चार्ट का? व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द नेट चार्ट? जाइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में और बताइए मुझे भाई, जल्दी जल्दी बता दो। व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ, भाई क्वेश्चन है ये, एग्जाम का पूछा जा सकता है, ऑफ आ नेट चार्ट। एक नेट चार्ट के कौन कौन से डिफरेंट नेम्स होते हैं? जल्दी जाइए कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो भाई मैं उम्मीद करती हूं कि ये क्वेश्चन आप सबको समझ आ गया होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ अ नेट चार्ट। एक नेट चार्ट के कितने नाम होते हैं? तो जाइए कमेंट सेक्शन में और बता दीजिए। 2 तो मैं बता ही चुकी हूं, एक और रह गया है जो आपको बताना है। तो भाई इसी के साथ साथ आप सब जानते हैं कि magicbrains.com इतने सारे एक्साइटिंग क्वेश्चंस, इतने सारे एक्साइटिंग एक्सरसाइजेस एंड इतने अच्छे अच्छे सेशंस
एप्लीकेशंस आपके लिए लेके आ रहा है mangetbrains.com। और इतना ही नहीं, ये आपके लिए लेके आता है बहुत सारे टॉप कोर्सेज, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीओएट, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम भी है भाई। ये बात मैं बार बार बोलती हूँ। क्यों बोलती हूँ? इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सीबीएसई को हिंदी मीडियम में कोई पढ़ा दे, मुझे नहीं लगता कि कोई आपको पढ़ाएगा। सीबीएसई हिंदी मीडियम बहुत ही मुश्किल है कि किसी को भी मिल जाए। हम आपको देते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज को ज्यादा एम्फसाइज करती हूँ। सीबीएसई हिंदी मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, और भैया ई बुक्स एंड ई नोट्स भी हैं। सब मिल रहा है यहीं पे। केजी से लेकर 12 तक सारा का सारा स्कूल यहाँ आ चुका है। ना ही मार्केट जाने की दिक्कत है, ना ही किसी एक्सटर्नल साइट पे जाने का टंटा। आपका अपना मैग्नेट ब्रेन्स है ना, क्यों यहाँ वहां भटकते हो भाई? आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलेंगे ये सारे के सारे कोर्सेज। एक्सप्लोर कीजिए इन कोर्सेज को बाय गोइंग टू www.magnetbrains.com। इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाइए, आपके सामने खुलेगा एक होम पेज। भाई होम पेज कुछ इस तरीके से खुलने वाला है, और ये जो बच्चे दिख रहे हैं ना, ये जितने भी बच्चे दिख रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमसे पढ़कर अपने बोर्ड एग्जाम्स में या फिर अपने नॉर्मल क्लासेस में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं, वो भी फ्री। मैं आपको या हम आपको फ्री एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं करना है। और इससे ज्यादा हम आपसे बोल ही नहीं रहे हैं। भाई सब्सक्राइब कर दो मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, इतना तो आपका बनता है करना। भाई बेल आइकॉन दिख रहा है, उसको प्रेस ही तो करना है। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल चैनल को, और बन जाइए मैग्नेट ब्रेन्स की अमेजिंग फैमिली का एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट। और भाई लाइक कर दो इस वीडियो को और बताओ ये वीडियो कितना अमेजिंग था। मुझे तो ये वीडियो बहुत अमेजिंग लगा है। और याद रखना, जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन दे के जा रही हूँ, उसका आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में चाहिए। शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज, कजिन्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में। और जाते जाते भी एक प्रॉमिस करती जा रही हूँ कि चार्ट्स पे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और हाँ, ई बुक्स एंड ई नोट्स को भी एक्सप्लोर कर लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और लिंक्स को क्लिक करो। आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं magnetbrains.com के उस वेब पेज पे, जहां पे आपको मिलेंगे बहुत सारी ई बुक्स एंड ई नोट्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड।